तरीके से 22 साल पुरानी घटना एक बार फिर से तरोताजा हो गई है। 22 साल पहले संसद भवन में जो घटना हुई उसमें 9 लोग शहीद हुए थे और आज एक बार फिर से संसद के अंदर हंगामा देखने को मिला और जिस तरीके से जो बवाल हुआ वो एक बार फिर से वो 22 साल पुराने जख्म को याद दिलाती नजर आए। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं अब इस पूरे मामले को लेकर के और आज उन सवाल के जवाबों को तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यश श्रीवास्तव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जीएस सवाना जी पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और योगेश कुमार सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जीएस सवाना सर, सबसे पहले आपके पास से आएंगे, किसी राजनीतिक मेहमान के पास हम जाएं, समझने की कोशिश करेंगे कि देश के अलग अलग कोनों में तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जाती हैं। जिस तरीके की आज ये घटना घटी, खासतौर पर ऐसी रणनीतियां, और उन रणनीतियों को बनाने के बाद उन रणनीतियों को अमली जामा पहनाते हुए भी ये अपराधी हम कहें, आतंकी कहें, दहशतगर्द कहें, कोई जो भी नाम दे सकते हैं, ये उनके करीब पहुंच भी जाते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए अपने आप को, शायद आपने म्यूट कर रखा है। बोलिए सर। अब आवाज आई कि जी आ रही है। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि उसको एक्सेस कैसे मिली पार्लियामेंट के अंदर जाने की, और दूसरा जो पहलू है कि जो पदार्थ वो लेके गए वो इतनी सिक्योरिटी के बाद कैसे दाखिल हुआ। तो जो पहली बात है एक्सेस की, वो माननीय हमारे सांसद रिकमेंडेशन देते हैं और रिकमेंडेशन के आधार पे पास बनता है और जब ही दर्शक दीर्घा में एक दर्शक पहुंचता है तो ये माना जाता है कि सांसद जी ने जिसको पास दिया है उस आदमी को वो भली भांति जानते हैं और उसका कोई इस तरह की कोई बात है नहीं। दूसरी बात, जो सांसद में दर्शक दीर्घा होती है उसके और मेन हॉल के बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है, वो थोड़ी ही ऊंचाई पे होती है जिससे कि जो दर्शक आए वो अच्छी तरह से कार्रवाई को देख सके संसद की, और उससे लटक के नीचे कूदना कोई बड़ी बात नहीं। आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई क्योंकि जो लोग आते हैं वो इस किस्म के लोग हैं कि उनसे ऐसी उम्मीद कभी नहीं की जाती। सांसद ने उनको प्रमाणित करके भेजा है तो सही आदमी होंगे। अब दूसरी जो चीज है जो उनके पास पदार्थ था, संसद में दो तरह के डिटेक्टर लगते हैं। एक मेटल डिटेक्टर जो मेटल को डिटेक्ट करता है और दूसरा होता है एक्सप्लोसिव डिटेक्टर। अब जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया ना तो वो मेटल था और ना ही वो एक्सप्लोसिव था, बारूद भी नहीं था, दोनों में से कोई सा भी नहीं था। तो ना मेटल डिटेक्टर पकड़ सकता था ना एक्सप्लोसिव डिटेक्टर। तो एक ही रास्ता था उसको पकड़ने का, उसकी थॉरो सर्च। और थॉरो सर्च पार्लियामेंट में होती नहीं कि उसके जूते निकाल लें, उसके कपड़े उतरवा लें, ये सब होता नहीं। केवल वो मेटल डिटेक्टर से और हैंड हेल्ड डिटेक्टर से और एक्सप्लोसिव डिटेक्टर से गुजारा जाता है। तो वो तो पकड़ ही नहीं पाएगा, तो वो आसानी से अंदर चले गए। ठीक है, ये आसानी से उसने जो केमिकल्स इस्तेमाल करके और जो स्मोक बनाया, हालांकि इस चीज को फॉरेंसिक टीम जो है पुलिस की वो देख रही है कि भाई ये कौन कौन से पदार्थ थे और उसने आज का दिन ही क्यों चुना, ये महत्वपूर्ण है। तो उसका कोई लिंक अकेला नहीं है, उसके और भी कोई साथी होंगे जिन्होंने जो इस आइडियोलॉजी के हैं कि आज हंगामा पार्लियामेंट में किया जाए जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी न्यूज बन सके।
सर तो इस पूरे मामले को लेकर के 4 लोगों को अभी तक इंटरोगेशन चल रही है। 4 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में 6 लोग इन्वॉल्व थे, 6 लोगों से ज्यादा भी हो सकते हैं, जो अभी खबर सामने आ रही है। सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि ये जो लोग 4 हिरासत में लिए गए हैं, ये सभी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो जाहिर तौर पर यह बड़ी प्लानिंग रही होगी। दूसरी तरफ हमको ऑलरेडी पहले से इनपुट्स मिले थे कि आज के दिन कुछ संसद में हो सकता है, तो ऐसे में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक और बड़े सवाल खड़े कर देती है। और ये जो मोबाइल इस्तेमाल ना करना ताकि कोई लोकेशन न ट्रैक कर पाए, ये तमाम तरीके के सवाल किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, जो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना और दूसरी बातें, वो सब इन्वेस्टिगेशन का इशू है। जो आज से 22 साल पहले अटैक हुआ था, और एक्चुअल अटैक हुआ था जिसमें वो जान लेने के लिए आए थे, उसमें भी वो कुछ कर नहीं पाए थे। पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, अटैक हुआ और उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। और उनके जो साथी थे, 48 आवर्स में दिल्ली पुलिस ने उनको नॉकडाउन कर दिया था। तो इनका इतना सीरियस वेपन इनके पास नहीं है, केवल केमिकल्स हैं। पर इसको देखकर एक बात समझने की आवश्यकता है कि अब सुरक्षा बढ़ाई जाए, और सुरक्षा बढ़ाने का मतलब यह हुआ कि थॉरो सर्चिंग फ्रिस्किंग हो, जिससे लोग नाराज हो जाते हैं कि मेरे जूते निकलवा लिए, मेरी पैंट निकलवा ली, मेरी कमीज निकलवा ली। अब सुरक्षा तो एक ट्रेड ऑफ है। अगर आपने ज्यादा सुरक्षा चाहिए तो ज्यादा स्क्रूटनी होगी, ज्यादा उसकी सर्चिंग फ्रिस्किंग होगी, जो एक आदमी को नागवार गुजरती है। तो ये तो डिसाइड करना है। अंदर संसद के अंदर दिल्ली पुलिस नहीं होती है, ना हॉल के अंदर होती है, ना दर्शन दीर्घा के पास होती है। दिल्ली पुलिस तो बाहर है, बिल्कुल एक्सेस से उसका कोई मतलब नहीं है, एक्सेस कंट्रोल से। जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी पार्लियामेंट में अलग से होते हैं, और उनका वॉच एंड वार्ड स्टाफ होता है। ठीक सर, आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा और कड़ी होनी चाहिए, सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। प्रदीप सिंह जी, अभी आप सुन रहे होंगे हमारे साथ अवाना सर जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं, और जाहिर तौर पर हम भी जानते हैं इस बात को, आप भी जानते हैं, हम किसी को अनुमति तभी देते हैं, विधानसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कहीं भी किसी भी शख्स को हम तभी बुलाएंगे जब उसको हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हो, तभी उसको सदन के अंदर हम बुलाएंगे, और तभी हम उसको परमिशन देंगे, अपने लेटर हेड पर उसका नाम लिख करके देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि ठीक है इस व्यक्ति का पास बना दिया जाए और इसे अंदर आने दिया जाए। तो प्रताप सिमहाज साहब क्या बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों को जानते थे क्या? देखिए पांडे जी, ये अभी बहुत जल्दीबाजी होगी ये कहना कि वो जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षण चाहूंगा। आदरणीय अवाना जी ने कुछ बातें बड़ी तथ्यात्मकपूर्ण बताई। देखिए क्या है कि जब विपिन रावत जी थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमें 2.5 मोर्चों पे लड़ना है। तो 2 मोर्चे तो हमारे सबके समझ में आते हैं। वो जो आधा मोर्चा का वो इशारा था, वो जो विद इन द घर वाले हैं, ये समझ लीजिए वो 2.5 मोर्चे के उदाहरण हैं। किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की, किस प्रकार से इन्होंने दिन चुना। देखिए चूंकि ये न्यूट्रलाइज तो नहीं, लेकिन ये पकड़े जा चुके हैं, तो ये जांच का विषय होगा कि किस प्रकार से इनकी नब्जों को आखिरी कोने तक, जहां से इनकी जड़ निकली वहां तक पहुंचा जाए, और दिल्ली पुलिस सक्षम है उसको बखूबी अच्छी तरह से उसको निकाल के ले आएगी। ये केवल ये जो मैं इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए, ये क्या है ना, पब्लिसिटी स्टंट का मतलब एक प्रारूप रहा। और जैसे कि उन्होंने कहा अवाना जी ने कि दर्शक दीर्घा जो है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, हम लोग हर दिन 2-4 होते हैं, सबका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है जब सुरक्षा कर्मचारी अपनी ड्यूटी करते हैं। इन्हीं सुरक्षा कर्मचारियों को लोग चिल्लाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, वो किसी का उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं होती, कोई दुश्मनी नहीं होती, तो फ्रिस्किंग के समय मैंने आज कई बार देखा है कि चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों, साइड के हों, राइट के हों, लेफ्ट के हों, सबकी ईगो जो है, भावना बहन बहुत जल्दी भड़क जाती है, सबको बड़ी परेशानी होती है। तो आज उस कल्चर की जरूरत है कि भाई जो सामने वाला सिक्योरिटी पर्सनल है वो अपनी केवल ड्यूटी कर रहा है, आपके ईगो को हर्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ वहां पे। ये भी बहुत समझने की बात है। अब चूंकि सत्ता पक्ष के हमारे पार्टी के सांसद है, निश्चित तौर पे इसकी जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, पता चलेगा। यूजुअली होता क्या है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के समक्ष एक बहुत बड़ी विडंबना ये होती है कि किसको वो पहचाने और किसको इनकार करे। किसी को मना कर दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड तो वो पता लगता है कि मुंह फुला के बैठ जाता है और 4 जगह जाके उसकी मिस माउथिंग करता रहता है, और किसी को दे दिया तो इस तरह के दिन आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे राजनेताओं को भी और उनसे जुड़े हुए लोगों को भी बड़ी, ये तो उनके स्टाफ का होगा काम कि किसके अप्रोच से इनको मिला। एक लड़का उसमें बैंगलोर का है,
है, हो सकता है वो लेकर के आया हो। और ये जो टिपिकल जेएनयू स्टाइल वाले हैं, नौकरी नहीं मिली, 35 साल 40 साल के हो गए, इनको अभी तक नौकरी नहीं मिली, अनुदान पे पलने वाले, देखिए अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। मैं कुछ एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा कमेंट करना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपने एक बात ये कही कि जो नेताओं के सामने ये बड़ी असमंजसता होती है कि किसको हाँ करे किसको ना करे, ये इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि उनको नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूं। बात मानिए, पहचान का कोई व्यक्ति, हाँ नहीं, जान पहचान का व्यक्ति हो तो उसको भी ना कर देते हैं अक्सर, तो बता दो। अगर आप उससे, आप सुनिए सर, सुन लीजिए ना, एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए पांडे जी। अगर कोई आप जो है जानने वाले व्यक्ति का या किसी रेफरेंस से आए वाले व्यक्ति का आधार कार्ड भी अगर आप मांग लेना तो सबको बड़ी परेशानी होती है। हम भी उस वाले कल्चर में नहीं है, हम भारत देश में रह रहे हैं जहां जान पहचान से समाज बनता है, लेकिन उसी तरह से जो 2.5% वाले 2.5% वाले खुराफाती हैं जिनसे हमें लड़ना है, हर दिन लड़ना है। वो एक मौसम उनका नहीं आता है कि गलवान एक बार हो जाता है या पाकिस्तान से एक बार अटैक होता है, ये हर दिन लड़ने वाले वही 0.5% वाले लोग हैं। तो ये उसका साक्षात नमूना है कि किस विचारधारा की, ये कहां पले बढ़े और किस विचारधारा ने इनको पोषित किया है। ये महत्वपूर्ण है कि आखिर उन्होंने ऐसा साहस कैसे किया। अब चूंकि इस चादर में ओढ़ के गए थे, दर्शक बन के गए थे, किसी ने अपेक्षा थोड़ी की थी कि ये इस तरह का काम कर लेंगे। अब चूंकि केमिकल की जांच नहीं हो पाई, जूतों में वो भर के ले गए थे और क्या उन्होंने रकस क्रिएट किया, मुझे ऐसा लगता है कि उनका वही जो इनका लक्ष्य था उन्हें प्राप्त हो गया। मरने मारने वाले ये नहीं तो होते तो ये अंदर घुस ही ना पाते, सुरक्षा एजेंसियां इनको मार देती बाहर ही, लेकिन ये केवल स्टंट करने वाले थे। लेकिन अब चूंकि जांच हो जाने दीजिए, फिर उस पर आगे कुछ गंभीरता से कहा जा सकता है। ठीक है, यश श्रीवास्तव जी, आपका रुख करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस किस तरह से देखती है, खासतौर पर आपका जिक्र करें तो आप किस नजरिए से ले रहे हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप बोलिए। हाँ, सबसे पहली बात है कि प्रदीप सिंह जी के लिए बड़े शर्म की बात है ये जो वो बोल रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस समय उनको जेएनयू याद आ रहा है। 2001 में जो हमला हुआ था उस समय भी इन्हीं की सरकार थी, आज भी इन्हीं की सरकार है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कोई भी इस बात पे स्टेटमेंट नहीं दिया है, वो निकल लिए हैं। इनकी पार्टी के एमपी के पहचान से उस आदमी को पास मिला है। मुझे बताइए, यहाँ पे एक आईपीएस अफसर भी बैठे हुए हैं पूर्व, यदि कल को रोज संसद में जा जाके कोई मिर्ची का धुआं उड़ा दे तो क्या एक्सप्लोसिव और उस की रियायत मिलेगी उसको? और ये जेएनयू की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? इनकी पार्टी के कार्यालय में घुस के कोई तमाशा मचा के दिखाए। इनके पार्षद 4-4 गार्ड लेके घूमते हैं, गुंडागर्दी मचा रखते हैं इस शहर भर में। इनको ये संसद को मजाक समझ रहे हैं? एक स्कूल के बच्चों की टीम भी यदि विधानसभा में जाती है ना, यूथ पार्लियामेंट के लिए केंद्रीय विद्यालय की, तो उनके बेल्ट उतरवा लिए जाते हैं आज भी, और उस समय भी उतरवा लिए जाते थे, आज से 20-21 साल पहले। आज आप क्या बात कर रहे हैं? आज आपके ऊपर जिम्मेदारी साफ दिख रही है, आपका आदमी पास दिलवाता है और ऐसी जगह छुपा के ले आते हैं। कश्मीर नहीं, इस बात पर कम से कम इस समय आप चुप रहिए महोदय। हो गया आपका, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपने क्या किया? नहीं, आपके आदमी हैं, आपके आदमी हैं। आप लोग एक नंबर के असली देशद्रोही आप हैं। पुलवामा के जिम्मेदार आप हर दुर्घटना के जिम्मेदार अच्छी नहीं लगती, मुझे सब बातें अच्छी नहीं लगती। शांत रहिए, चुपचाप बैठ जाइए। जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं सबकी सब आप लोगों ने करवाई। आप लोगों ने उपद्रव के अलावा कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है आप लोगों ने उपद्रव के अलावा। देश का बंटवारा आप लोगों ने किया, बहुत पहले में कर दिया था। पार्लियामेंट का बंटवारा करा करके ये नीति की बातें अच्छी नहीं लगती। कांग्रेस के लोग बंटवारा करवाने वालों शांत रहो, मुंह बंद रखो। उनको देश का बंटवारा करवाने वालों शांत रहो। अरे बंटवारा करवाने वालों शांत रहो, मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। गद्दार, बेशर्म आदमी, घटिया आदमी, बेशर्म आदमी। कौन है वो जो संसद में लड़ रहा था? जान दे देंगे इसके लिए? कहां है जान देने वाले? असली कैरेक्टर आ गया इनका। ये असली कैरेक्टर है कांग्रेस का। ये असली कैरेक्टर है कांग्रेस का। असली कैरेक्टर और लोगों का है। और बोलो असली कैरेक्टर। आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था में चूक है, मानिए इस बात को प्रदीप सिंह जी। ये बकवास करने से देश में ठीक है, एक सेकंड के प्रदीप जी, यश जी, सवाल ये उठता है कि ये संसद की सुरक्षा व्यवस्था में चूक है, माना जा रहा है, बेहद गंभीर मामला है, लेकिन क्या इस पे राजनीति अब होनी चाहिए क्या, या फिर तह तक हमें जाना चाहिए कहां पर चूक रह गई और भविष्य में ऐसी कोई स्थिति ना बने, हमें मिल करके एक साथ उसकी रणनीति बनानी चाहिए? नहीं, देखिए योगेश जी, इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। हाँ। सीधी सी बात है, यदि इनकी चूक नहीं है तो अमित शाह जी ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? उन्हें तुरंत कहना चाहिए था कि भाई इन तत्वों का काम है, ये इस पर कार्रवाई हो रही है। क्यों नहीं बोले? वो तुरंत भाग गए वहां से।
कांग्रेस के लोग उसको पकड़ रहे हैं जिन लोगों ने ये काम किया है, और पता चलता है कि बीजेपी के आदमी ने विजिटर पास दिलवाया है। ये दिलवा के दिखाएं विधानसभा के आदमी, विधानसभा में किसी को विजिटर पास बिना जान पहचान के। उस समय तो पूरा वीआईपी कल्चर याद आ जाता है। इनके पार्षद और विधायकों को देखिए, जिन राज्यों में चुनाव जीते हैं, अभी कार डेकोरेटरों के पास लाइन से गाड़ियां खड़ी हैं, प्रकोष्ठ प्रतिनिधि, प्रकोष्ठ अध्यक्ष, पार्षद, दंड फंद लिखवा के नंबर प्लेटों पे। ये सांसद को ऐसे ही कोई पास दे देगा संसद का? मजाक है। प्रदीप जी जवाब दीजिए, उसके बाद योगेश जी के पास आते हैं। जिसको लाख के उन्होंने फेंका है, ये चुप होना बोलूंगा जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। संसद की सुरक्षा पूरी क्या बैठी तमाशा देख रही थी? जवाब दे रहे हैं प्रदीप जी, जवाब दे रहे हैं। संसद में क्या होता है? बोलिए प्रदीप जी, शांत कराइए, माइक म्यूट कर दीजिए ना। इस तरह से बात, इस तरह से चर्चा नहीं होती है। एक आदमी बोले, दूसरा उसको। पार्टी थी, आज भी इन्हीं की पार्टी है। अरे पानी भिजवाइए इनको ना, ये थक गए। हिंदू मुसलमान के पानी भिजवाइए, पानी भिजवाइए। मैं इनके बोलते पे नहीं आतंक को पनाह दे रहे हैं। इनके बोलते पे मैं नहीं बोलूंगा, इनको शांत कराइए तब मैं जवाब देता हूं। करना हो कीजिए। आपके सबसे बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली है इस मामले पर। कहां है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री? पुलवामा के समय उनका जी मैं बोलूं? हाँ प्रदीप जी जवाब दीजिए। यस जी जवाब ले लीजिए। यस जी एक सेकंड जवाब दिया उन्होंने। यस जी एक सेकंड जाइए, जवाब ले लीजिए। प्रदीप जी बोलिए, जवाब दीजिए। इस तरह से चर्चा नहीं होती। जवाब दीजिए, बोलिए। अभी देखिए, हमसे ज्यादा अनुभवी वक्ताओं ने इसके पहले बोला, और कांग्रेस के सांसद जो प्रवक्ता है, ये लगता है फिल्मी अंदाज में जीते और उसी तरह से रहता है। चुटकी में कोई काम नहीं होता, जांच हो जाएगी, उसके बाद जवाब दिया जाएगा। कौन बना रहा हम भी जानते हैं। जवाब देना कुछ नहीं है, और वो पकड़े जा चुके हैं। ये जो कांग्रेस वाले हैं, इनको असलियत में जीने लगना जाना चाहिए। जनता ने इनकी औकात बता दी है, इनकी औकात इनको जनता ने बता दी है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, और जनता ने नकार दिया है। ये झंझलाहट है, ये झंझलाहट है इसकी। अरे वो पकड़े गए, जांच प्रक्रिया होती है। चलिए ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे। ठीक है, आप ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे। पकड़े गए हैं, जांच प्रक्रिया चल रही है। जनता ने जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए नतीजे दे दिए, तमाम तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन चर्चा यहाँ पर संसद की सुरक्षा को लेकर के हो रही है। योगेश जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि मैंने भी फिलहाल लोकसभा तो नहीं कवर किया, लेकिन विधानसभा मैंने कवर किया है। तो विधानसभा में हम अमूमन देखते हैं कि जो दर्शक दीर्घा होती है, जो पत्रकारों की दीर्घा होती है, वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, सिविल ड्रेस में भी तैनात होते हैं। और ये मुझे लगता है कि संसद में भी इस तरीके की कुछ प्रक्रिया होती होगी। जब कोई व्यक्ति उस रेलिंग से कूदता है, संसद दीर्घा से कूदता नजर आया, तो क्या वो जो सुरक्षा कर्मी जो वहां पर जो गार्ड तैनात होते हैं, वो शांत खड़े रहे, देखते रहे, या फिर उनकी तैनाती ही नहीं की गई है इन नए संसद भवन में, इस नए संसद भवन में? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से कोई भी एजेंसी अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। हादसे का अर्थ केवल हादसा होता है, और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये तमाम सवालिया निशान जो है, जो मेरे दोनों साथी, मेरे भाई आपस में विवाद कर रहे थे, तरह तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे। सुरक्षा का मतलब ये कि सुरक्षा के को भेदा गया है, और ये जो एक हमारी एक फेलियर है, हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए कि कहीं अगर थोड़े से भी माननीयों का प्रोग्राम होता है, वहां सुरक्षा का दायरा कितना बड़ा होता है। और ये तो माननीयों का एक गढ़ है, उनका दूसरा घर माना जाता है संसद भवन। वहां पर इस तरीके की घटनाक्रम बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम इसके इतिहास और तार की अगर हम बात करें पांडे जी, तो आज से 22 वर्ष पूर्व जो हुआ, क्या ये उसका कोई रिमाइंडर था, कोई मैसेज था? पन्नू की धमकी कोई इसका संकेत थी? तो ये जो अभी जो अरेस्ट हुए हैं ये दोनों लोग जो भी हैं, इनसे जो भी पूछताछ होगी तो चीजें सामने आएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो जब सामने जो चीज आएगी तब आएगी, जब होगा सो होगा। लेकिन ये आखिर अंदर इस तरीके से एंटर क्यों करा? क्या पास की जांच करना, या जो पास में आता है संसद भवन में एंट्री करने का मतलब ये होता है कि आपकी जेब में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, लाइटर, तमाम चीजें होती है, वो भी निकाल दी जाती है। ये जूते में दुबका के ले गए तो डिटेक्टर ने पकड़ा क्यों नहीं? या डिटेक्टर ने पकड़ना चाहा तो जो वहां पर सुरक्षा कर्मी थे, क्या उन्होंने जाने दिया? तो तमाम अभी एक ये जो पूरा एपिसोड बना है, इसकी अभी एक एक करके पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है, ये जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, बेहद चिंताजनक है। देश की सबसे सुरक्षित जाने वाली जगह, उसमें इस तरीके का घटनाक्रम ये विचलित करता है, और ये इस बात को तय करता है कि आज भी हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, वो उनके इस तरीके के लोगों के सामने, या आतंकियों के सामने, या दंगाइयों के सामने, या इन हुड़दंगियों के सामने कमजोर नजर आती है। इस तरीके के एपिसोड से हम एक बात जरूर समझ रहे हैं कि आज भी सुरक्षा एजेंसियों को पैना होने की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। ये संकेत है, सोचिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ,
पिछले बार बड़ा हादसा हुआ था सन 2001 में, देखा था तमाम लोगों की वहां पर क्या स्थिति हुई थी। लेकिन यदि आज अगर ऐसा हो रहा है, इतना हम अपग्रेड होते जा रहे हैं, तमाम हथियारों से हम लैस होते जा रहे हैं और हम बाकी चीजों से हर रोज अपडेट हो रहे हैं, उसके बाद ऐसा होना ये बहुत चिंता का विषय है। ये सुरक्षा को भेदने का जो पूरा पराक्रम है ये बहुत आदमी को परेशान करने वाला है, क्योंकि हम एक बार देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह है जहां पर आम आदमी सोचो खास भी बिना किसी उसके एंट्री नहीं कर सकता। बिल्कुल। और उसके बावजूद देखिए हम तमाम पत्रकार वहां जाते हैं और सब कुछ करते हैं, अगर आप पीआईबी या ऑथराइज्ड पत्रकार नहीं है और आप नॉर्मली भी वहां जाएंगे आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद अगर कोई पास लेके जाता है उस पास की जांच होनी चाहिए, वो पास असली है नकली, वो लेटर असली है नकली है, जिसने बुलाया गया उसको कॉल होनी चाहिए। कुल मिला के पूरी श्रेणियों में ये समझ नहीं आया कि ये इतना बड़ा अचूक लगा कैसे, और ये लगा तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा सुरक्षा एजेंसियों को कि कोई भी सुरक्षा को इतनी आसानी से भेज सकता है तो कोई भी सुरक्षित बच नहीं सकता। ये इस बात का संकेत भी है और इस बात का प्रमाण भी है और इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है कि इस तरीके की स्थिति में हमें इतना सब कुछ सहना पड़ता है और इतना सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके हम अपडेट क्यों नहीं हो पा रहे हो। मुझे लगता है यहाँ सरकार को, एजेंसियों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। यदि यही हाल रहा तो हर एक को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी और किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, तमाम तरीके के इंटेलिजेंस एजेंसियां वहां पर मौजूद रहती, तमाम तरीके की, यहाँ तक कि संसद भवन के ऊपर स्नाइपर भी तैनात किए जाते हैं ताकि कोई अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है तो वो भी बिल्कुल एक्टिव मोड पर रहें। और इतने लाइव डिटेक्टर, न जाने कौन कौन से डिटेक्टर होते हैं, और वो पूरी प्रक्रिया होके जाती अंदर प्रवेश करता है सदन के अंदर जब आदमी व्यक्ति। अवाना सर कह रहे हैं कि दरअसल अभी हमको और भी हाईटेक होने की जरूरत है, या हम ये कहें जिस तरीके से उन्होंने जांच की बात कही है कि जूते उतार के, कपड़े उतार करके तमाम तरीके की जो ये सिंपल जांच हो रही है उसको हमें करने की जरूरत है। लेकिन इसमें एक बात ईगो हर्ट वाली जो आती है, प्रदीप जी ने वो बात कही और बहुत ठीक बात कही मुझे लगता है कि ऐसा चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, बहुत जल्दी वो हर्ट होता है। तो हमें हाईटेक होने की जरूरत है या फिर किस तरीके की और अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि ये जो ऐसी गलतियां हो रही हैं वो ना हो। यस जी, आ रहे हैं। हाँ योगेश जी आपसे। अच्छा देखिए, निश्चित तौर पे हाईटेक होना तो जरूरी है। अगर आप कोई इतनी आसानी से भेज देता, आप देखा जैसा बताया जा रहा है और मतलब वो जानना चाहिए किस तरीके से हाईटेक, क्योंकि ये बिल्डिंग तो ऑलरेडी बताई गई है कि बहुत हाईटेक है। नहीं, बिल्डिंग का हाईटेक होना और एजेंसी का हाईटेक होना दोनों अलग अलग बात है। हाईटेक होने का अर्थ ये होता है कि जब आप कोई सुरक्षा का लिहाज होता है तो अगर उनके जूते में कुछ गया जिसको डिटेक्टर पकड़ नहीं पाया तो आगे से हमें ये समझना पड़ेगा आपके पास कुछ भी अतिरिक्त है। तो जैसे एयरपोर्ट पे जब आप जाते हैं तो आपकी जांच किस तरीके की होती है, समझ लीजिए एयरपोर्ट पे निश्चित तौर पे आप भी गए होंगे तो आपने देखा होगा आपके जूते जुराब भी उतरवाए जाते हैं और जरा सा भी कुछ संदिग्ध होता है तो निश्चित तौर पे आपको वो 1 सेकंड में निकाल दिया जाता है। आप वहां पर ये सोचिए कैंची, आम का अचार और एक छोटा सा ब्लेड तक भी ले सकते और आपके जूते में ये सब जा रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है और इन सब चीजों को भेजना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कपड़ों को डिटेक्ट कर लेते हैं, पूरी जांच कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो जूता होता है, जहां से आप देखते होंगे स्मगलर भी सोना या कुछ भी ले जाते हैं वो जूते की शॉल में ले जाते हैं। ये फॉर्मेट आज से नहीं चल रहा, तमाम खबरें हम देखते आ रहे हैं क्योंकि वो जो जूते के अंदर ले जाते हैं तो जो जांच है वो जूते की जरूर होनी चाहिए। जो निचला हिस्सा है वो देखना चाहिए कि यहाँ पर कोई क्या ले जा रहा है। जैसे महिलाओं की जांच में महिला सुरक्षा कर्मी लगी होती है तो हर तरीके की जांच होती है, ऐसे पुरुषों में जो जूते का इसके अंदर ले जाने का एक जो कल्चर है इस तरीके के लोगों का, इसको हमें समझना पड़ेगा। इसकी जांच बहुत अच्छे से करनी चाहिए। और देखिए डिटेक्टर में पकड़े ना जाने के बाद तो ये बताता है कि उसमें वो चीज इतनी आसानी से ले गए, इसके बदले में अगर कुछ पाउडर से रिलेटेड अगर कोई और भी चीज होती है, आरडीएक्स होता, कोई और चीज होती तो इसका मतलब वो भी पार कर सकता था, वो भी नहीं और भी चीज वो कर सकता था। ठीक है, यस जी आपके पास आएंगे। एक छोटा सा कमेंट अवाना सर से ले लेते हैं। अवाना सर, ये आपने कही कि दरअसल ये ऐसा फॉर्म में ये जो था, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, जो उन्होंने अंदर स्मोक किया, फॉग दिया, उसको लेकर के डिटेक्टर पकड़ नहीं पाया है। अगर उसको, ये आपने कहा कि जूते उतरवा करके, कपड़े उतरवा करके उसकी चेकिंग कराई जाती तो शायद जाना जा सकता था। तो योगेश जी भी ठीक कह रहे हैं कि अंदर तो कोई भी पाउडर ले जाया जा सकता है फिर इस तरह। तो सर अनम्यूट करिए आप। एक अगर हाँ आवाज आ रही है। डिटेक्टर की बात आप कह रहे हैं हाँ। तो दो चीजों को मिक्स नहीं करना चाहिए। एक है मेटल और एक्सप्लोसिव और एक है ऑर्डिनरी सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है।
डिटेक्टर का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी पकड़ लेगा। डिटेक्टर एक खास मकसद के लिए डिटेक्ट करने के लिए बना है। वो मेटल को ही पकड़ेगा, वो एक्सप्लोसिव को ही पकड़ेगा और इन चीजों को नहीं पकड़ेगा। ये तो केवल फिजिकल सर्च में आती हैं। तो क्या संसद के अंदर जो लोग जाते हैं उनकी इस तरह से जांच हो, सर्च हो, उसके लिए जो हमारे स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, वो अनुमति देंगे उस स्टाफ को? वैसे भी संसद के अंदर जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो स्पीकर को रिपोर्ट करते हैं, उनके अंडर होती है सारी सुरक्षा। बिल्कुल। तो अगर वो ये करना चाहें तो जो सुरक्षा कर्मी वहां हैं वो आराम से सर्च कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको दिक्कत नहीं होती है इस तरह की सर्च की। बाकी डिटेक्टर का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी पकड़ लेगा। ठीक है, इसमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, पहले आगे बात वहां की सिक्योरिटी कैसे होती है, दूसरा फंक्शनिंग कैसे होती है। जो जितनी आप इजाजत देते जाएंगे, संसद इजाजत देती जाएगी, सुरक्षाकर्मी उतनी जो है सर्च बढ़ाता जाएगा। इसमें क्या बात है? ठीक है। और फिजिकल सर्च तो होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। और फिजिकल सर्च होनी चाहिए। और जो पास किया जाता है उसको फुल प्रूफ नहीं मानना चाहिए। ठीक सर। उसको भी ये गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जाने दें किसी भी तरह से। तो इस बात की भी तय होना चाहिए कि भाई आपको पूरी पावर है, आप अच्छी तरह से आराम से सर्च करो। फिर इनको गुस्सा नहीं आना चाहिए कि मेरे आदमी के ऊपर से नीचे तक सर्च कर ली। अरे नहीं, गुस्सा है, से लगा दिया। गुस्सा है तो वहीं से बैक पवेलियन कर दें सर, जाने दे, कह दीजिए दरवाजा खुला है भाई, आप निकल जाइए। सालों में देखा है, गुस्सा है वो अंदर जा ही नहीं। का बैग भी सर्च कर ले ना, तो उसको ऐसे लगता है। नहीं तो उसको इतनी पावर होनी चाहिए ना सर, जिसको गुस्सा है उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है, सीधे निकल जाए भाई। बाहर जा रहा, बाहर का रास्ता थोड़े ना बंद है, बाहर का रास्ता खुला है, अंदर का रास्ता बंद है, जाने दीजिए उसे। या श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये इजाजत कौन देगा कि इस तरह की सर्च हो? स्पीकर महोदय देंगे, स्पीकर महोदय देंगे। ठीक है दे दे। हाँ, ये कल से शुरू हो जाएगा। हाँ, वही चीज कैसे उनको देना चाहिए। या श्रीवास्तव जी। योगेश जी, मुझे उम्मीद है मुझे थोड़ा सा टाइम अनइंटरप्टेड। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। तुरंत आप प्रदीप जी को मुझे जवाब देने के लिए नहीं कहेंगे। बोलिए, आप बोलिए। मैं यहाँ पे सब मौजूद हैं, इन सब गवाह हैं इतिहास के। मुझे बताइए इस देश की संसद पे कितनी बार अटैक हुआ है? क्या पहले हमारे पास शुरू से इतने सारे सुरक्षा के उपकरण थे? जब नहीं थे तब क्या रोज अटैक होता था? आज जब हमारी सुरक्षा इतनी एडवांस्ड है तब हमारी हिस्ट्री में केवल 2 ही उदाहरण क्यों हैं? वो भी 2001 में, एक आज। ऐसा क्यों है? सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए। आज यहाँ पे कोई बैठ के बिल्कुल सरेआम कह रहा है कि भैया तो फलानी मानसिकता है। अरे मानसिकता है तो साहब आप क्या कर रहे हैं? दुनिया जानती है, इस दुनिया में जिस तरह की स्मगलिंग के तरीके हैं, आतंकवाद के अलग अलग तरीके हैं, आप सिक्योरिटी बढ़ाते जाइए, वो उसके तरीके निकालते जाएंगे। इसके बावजूद इस देश की संसद पे चाहे जब हमले नहीं हुए, केवल 2 ही बार हुए, इसका जवाब कौन देगा? क्या हम सिक्योरिटी बढ़ाते चलिए, बढ़ा लीजिए आप, उसमें भी सबसे पहले भाजपा वालों को यह आपत्ति होगी, मैं लिख के देने को तैयार। सबसे पहले यदि यहाँ किसी को ईगो जागेगा तो भाजपा वालों का। और बात पे आधार कार्ड मांगने वाले जनता से ये बीजेपी वाले, ये अपना एक कागज बता दे तो बता दीजिए। इनकी गाड़ियों में चेकिंग होती है तो अफसरों के तबादले हो जाते हैं। ये क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? सबसे बड़ी बात यह है कि आज सवेरे सोशल मीडिया पे भाजपा वालों का तांता लगा हुआ था इस दिन की एनिवर्सरी मनाने के लिए, और दोपहर में यह घटना हो जाती है। इस देश को रियलिटी शो बनाना बंद कर दे भाजपा वाले। ये सीधी बात है। इसके आगे पीछे चारों तरफ जितने भी तर्क वितर्क होंगे वो सिर्फ असली मुद्दे से भटकाने के लिए होंगे। ये लोग देश के प्रति लापरवाह हैं, इन्हें देश की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ अपनी मार्केटिंग करनी है। पुलवामा के नाम पे वोट मांगने वाला पुलवामा के लिए जिम्मेदार किस हद तक है ये
सत्यपाल मलिक जी ने बताया है। अब ये फिर खड़े हो जाएंगे चुनाव में संसद के नाम पे। हम ठीक है यश जी आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है थोड़ा सा, और वो भी ठीक करवा रहे हैं, और आपके सवालों का जवाब भी ले लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी। योगेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जो है दो हमलों की बात कर रहे हैं। एयरफोर्स के अधिकारियों पे एक व्यक्ति ने अपने युवा अवस्था में गोली चलाई थी, उस पे केस चला और फिर इस समय वो जेल में है। वो कांग्रेस सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा था। थोड़ा आईना देखना चाहिए। एक बात तो मैं जवाब देना चाहूंगा। दूसरा ये कि 2001 में जो हमला हुआ था उसमें जो हमारे अर्धसैनिक बल मारे गए थे, जो सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, हमारी तो इतनी भी तो शुचिता बनती है कि उनके इस बलिदान दिवस पर उनको नमन कर लें। अगर उनको ये इवेंट दिखता है कांग्रेस वालों को, तो ऐसे कांग्रेसियों के भोगते रहने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेताओं पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने देश के लिए अपनी कार्य के समय अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, वो हमारे लिए सदा ही अतुलनीय है और आदरणीय है। हम हर साल बार बार बिना रुके बिना चुके उन सभी अर्धसैनिक बलों का सम्मान करते रहेंगे, चाहे वो कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो इनको जिस बात से परेशानी रहे, इनके संस्कार अलग हैं, हमारे संस्कार अलग हैं। जिन्होंने कुर्बानी दी उनको आज के दिन हम याद भी ना करें। दुर्घटना हो जाती है। कांग्रेस के राजीव गांधी जी के साथ भी दुर्घटना हुई थी। क्या कर लिए ये लोग? मतलब हो गई ना दुर्घटना, सारी सुरक्षा व्यवस्था टाइट थी, फिर भी दुर्घटना हो गई। तो मैं किसी हमले का मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन क्या अर्धसैनिक बलों का हम सम्मान नहीं कर सकते? और दूसरा, वो जो यासिर जिलानी था, जो आतंकी इस समय तिहाड़ जेल में बंद है, सारी घिघियां बंद है उसकी, वो इसी सरकार में बंद है। नहीं तो इस समय तो वो सोनिया जी के साथ और मनमोहन सिंह जी के साथ उनका राजकीय मेहमान होता था और फोटो खिंचाता था। इसका देंगे जवाब ये? ठीक है सर, कोई भी सरकार हो, दहशतगर्द और आतंकवादियों को उनकी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन आज ये जो सुरक्षा में चूक हुई है, एक बहुत बड़े सवाल खड़े कर रही है, और इन सवालों के जवाब लगातार तलाशे जा रहे हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यश जी माफ़ कीजिएगा, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ रहा है। और लगातार जिस तरीके से अब 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि इन 4 व्यक्तियों के अलावा भी कई व्यक्ति इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं, जिसकी पूरी गहनता से जाँच चल रही है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।